So let's start the new chapter of the physics, the work, power and energy. जैसा कि देखकर ही समझ में आ रहा है चैप्टर को कि इस चैप्टर में हम तीन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला वर्क, पावर एंड देन एनर्जी। तो स्टार्ट करेंगे वर्क से। वर्क एक ऐसा कॉमन टर्म है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते रहे हैं, यूज करते रहते हैं रोजाना, लेकिन कभी हम रियलाइज नहीं कर पाते जी। जैसे अगर अभी हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स अभी वीडियो लेक्चर्स को देख करके अपना घर बैठ करके होम वर्क कर रहे होंगे सर, जी सर, है ना। तो वहां भी वर्क आ रहा है। और अगर मैं बॉडी बिल्डर्स की बात करूं तो बॉडी बिल्डर्स जिम वगैरह में जाते हैं तो वहां पर वर्कआउट करते हैं। आप बहुत काम किया आज हमने। ये इनफैक्ट आप दौड़ना भी शुरू कर दोगे तो आपने जैसे दौड़ना स्टार्ट किया, फिर 1-1.5 किलोमीटर दौड़े तो फिर कुछ फील होता है आप थक गए यार, थक गए, है ना। तो ये वर्क हम कॉमन लाइफ में यूज तो करते रहे हैं जी। लेकिन अगर मैं बात करूं फिजिक्स के टर्म्स में कि फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। हाँ, फिजिक्स में जो हमने वर्क डन जो डिफाइन किया है वो कुछ अलग कहानी है। बिल्कुल। हाँ, हम किसी स्पेशल केस को बोलेंगे कि यार ये हम हमारे लिए ये वर्क डन है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिक्स में जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क किसी भी गिवन फोर्स के लिए डिफाइन किया जाता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो देखते हैं कि फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करें। कैसे डिफाइन करते हैं। सर ने अभी जो बात बोली है कि वर्क हमेशा याद रखना, फिजिक्स के लिए जो आपके क्वेश्चंस आएंगे जो हमारे सिलेबस में है, इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूं तो हमेशा किसी ना किसी फोर्स का वर्क डन पूछा जाएगा। बिल्कुल सही बात जी। आगे बढ़े सर, शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। तो टू द पॉइंट अपन आते हैं। यहां पर है पहला डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स। हम लोगों ने जो डिफाइन किया, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि वर्क डन बाय ए फोर्स F इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा F और उसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट ds हुआ। बिल्कुल। तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जी मैं वर्क डन लिखूंगा F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बिल्कुल सही सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो dw है वो है छोटा सा वर्क डन। बिल्कुल। जब है ना, इस फोर्स का वर्क डन है, इस फोर्स का वर्क जब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये फोर्स लगा है उसका डिस्प्लेसमेंट ds हुआ। यहां पर ds जो है सर वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। ये हमने यहां पे लिखा है, ये हम आपको यहां पे बताए थे। F है वो फोर्स जिसका वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। इस बात को हल्के में मत लेना। मतलब कल को 4, 5, 10, 12 फोर्स लग रहे हो ना तो यहां पर F आपको वही फोर्स रखना है जिसका वर्क डन आप निकाल रहे हो, ना कि नेट फोर्स रखना है। बिल्कुल। इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं आपको 4 फोर्स दे दूं ना, अब मैं बोलूं भाई इस पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन बता दो, तो आप ये नहीं कि नेट फोर्स की वैल्यू रख दो फिर कैलकुलेट कर दोगे। आप यहां पर वही पर्टिकुलर वाला फोर्स रखोगे। और ds होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब जिस जगह पर आपने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सर यहाँ पे बड़ा डाउट रहता है। बिल्कुल सर। वो जनरली डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले, बिल्कुल सही बात। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे सिनेरियो भी देखेंगे कि जहां पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो सेम नहीं होंगे। सेम नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं ये एग्जांपल लूं, जैसे ये एक रॉड मान लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट पे होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब ये धीरे से इस तरीके से मूव करते हुए अभी वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है। पहले हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकल। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वर्क डन बाय मी ऑन दिस रॉड क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखते ही बता सकते हैं कि वर्क डन हो जाएगा 0, क्योंकि जिस पॉइंट से आपने उसको पकड़ रखा था उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जब ये यहां से यहां मूव किया है तो वो पॉइंट जहां पर मैंने इसे होल्ड किया हुआ है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। इसके अलावा यहां पे सारे पॉइंट डिस्प्लेस हुए हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब मैंने इस रॉड के ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया। एक एग्जाम्पल और सर मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे दरवाजा होता है, हाँ, उसके जो कब्जे होते हैं ऐसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार जाहिर सी बात है उसने फोर्स तो लगा रखा है ना, तभी तो दरवाजा रुका हुआ है एक तरह से। तो जब आप दरवाजा मोड़ते हो या खोलते हो तो वो जो फोर्स लगाया है तो ऐसा तो है नहीं कि जहां से वो कब्जे बंधे हैं वो वाला पॉइंट कहीं भाग गया हो। बिल्कुल सही बात है, वो तो वहीं रहता है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि सर वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, जिसको हम कभी कभी हिंज फोर्स भी बोल सकते हैं, हिंज फोर्स, तो इस केस में हो जाएगा 0, क्योंकि फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं।
तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी भी गिवन फोर्स का आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो तो हमेशा ये चेक करें कि फोर्स जिन पॉइंट्स पे लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस हुए हैं या नहीं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों प्रोसेस एक साथ होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब फोर्स लगा तब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ और जब डिस्प्लेसमेंट हुआ उस समय फोर्स नहीं लगा। जैसे मैंने ये बात बोली है तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बताता हूं कि जैसे कि आप सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। जब आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं उस दौरान अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्राउंड सरफेस ने आपके फुट पर मतलब आपके पैरों पर कितना वर्क किया, तो आप खुद सोचिए कि जब आप स्टेयर से क्लाइंब करते हुए ऊपर चढ़ते हैं, मतलब सीढ़ियां जब चढ़ते हैं, देखो सर ऐसे है, हाँ पैर यहाँ पर है, बिल्कुल, ये मेरा एक पैर है, बिल्कुल, दूसरा पैर हवा में, तो इसका मतलब इस उंगली पे जो फर्श है उसने कोई भी फोर्स नहीं लगाया। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब तक ये पैर जमीन पर है तब तक फोर्स लगेगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसको डिस्प्लेस करना है जी। अब जैसे मैं यहां पहुंचा तो अब ये पॉइंट हवा में आ गया, पॉइंट हवा में आ गया, तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई, जीरो। मतलब खास बात यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जब वो पैर जमीन के कांटेक्ट में होता है तो फोर्स होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, और डिस्प्लेसमेंट तब आता है जब वो पैर हवा में होता है। मतलब जब फोर्स है तब डिस्प्लेसमेंट नहीं है और जब डिस्प्लेसमेंट है तब फोर्स नहीं है। तो अगर उस केस में आपसे ये पूछा जाए कि ग्राउंड सरफेस ने आपके फुट पर कितना वर्क किया तो वहां पे वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। और सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि फोर्स भी लग रहा है और जो बॉडी है वो धीरे धीरे डिस्प्लेस भी होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि जब बंदा हवा में आया तो फोर्स लगना बंद हो गया, फोर्स लगना बंद हो गया। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको ये नहीं चेक करना है कि बॉडी डिस्प्लेस हुई या नहीं, आपको ये भी चेक करना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ, मतलब ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है या फिर नहीं है। मतलब सर अगर मैं चलता हूं, सिंपल चल रहा हूं, सिंपल, बिल्कुल, तो भी मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय ग्राउंड ऑन द मैन इज जीरो। बिल्कुल सर, ये आपने बढ़िया पॉइंट बताया यहां पर कि नॉर्मल वॉक करते समय जी ग्राउंड सरफेस का वर्क हम पे जीरो होता है, जीरो। लेकिन अगर मैं दौड़ा हूं और आके ऐसे फिसलूं, हाँ, जो स्टाइल मारते हैं फिसलते हुए आगे की तरफ जाते हैं, तब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पैरों पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था या कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहे थे, अब मेरे पैर फिसले हैं, मतलब डिस्प्लेस हो गए, डिस्प्लेस हुए हैं। जैसे आपने एग्जांपल बताया तो मैं बात कर ही लेता हूं। अगर हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो नॉर्मल वॉक करते समय ये पैर मेरा जमीन पर है, इस पे फोर्स अभी लग रहा है सरफेस से, लेकिन जब ये डिस्प्लेस होगा तो एकदम से हवा में आ जाएगा। तो जब डिस्प्लेस हुआ तो फोर्स जीरो हो गया और जब फोर्स था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था। मतलब चलते हैं सर ऐसे, बिल्कुल सही बात है ना। और अभी जो फिसलने वाली बात, तो चले चले ये बिल्कुल मून वॉक की तरह, मून वॉक की तरह, बिल्कुल सर सही वर्ड यूज किया आपने, मून वॉक की उस केस में जैसे आप स्लाइड करना शुरू करेंगे तो जिस पॉइंट पे मतलब फुट ऑफ योर लेग पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ हो रहा होगा। मुझे लग रहा है सर आप डांसर हो अच्छे, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल तो उन्हीं के दिमाग में आते हैं। आप सर के एग्जाम्पल देख रहे हो, वर्कआउट समझ जाओ, जिम जाते होंगे, मून वॉक समझ जाओ कि जो है डांस भी आता होगा सर को। आगे बढ़े, होमवर्क बहुत मेहनती है सर। आगे बढ़े सर, ये जनरल डेफिनेशन है। हाँ, काम की बात ये है, ये वर्क डन बाय फोर्स एफ, वर्क डन बाय फोर्स एफ है, याद रखिएगा। सर आगे देखते हैं, आगे देखें सर। ये बेसिक सी चीजें हैं, उम्मीद है ये आपको ऑलरेडी पहले से पता होगी कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट जूल होती है, और सीजीएस में उसको यूनिट अर्ग है, अर्ग बोलते हैं। यूनिट डायमेंशन में 11th और वैसे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि वर्क स्केलर क्वांटिटी ही हो जाएगी, क्योंकि जब हमने डिफाइन किया है तो आपने देखा इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट है, और जब दो चीजों का डॉट होता है जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही निकल के आती है, नंबर निकल का है। A dot B is a number। बिल्कुल सर, ये इंटरेस्टिंग बात है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है वो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। जी आगे बढ़े सर। 1 जूल इक्वल टू 10 टू की पावर 7 अर्ग, इसका 11th क्लास में यूनिट डायमेंशन में देखते हैं। कन्वर्जन याद रहे अच्छी बात है, भूल जाओ तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इतना यूज इसका नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अब है हमारा काम की बातें सर। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो वर्क डन आया था, मैं यहां पे लिख देता हूं DW F डॉट DS, फिर जब इंटीग्रेट किया था तो फॉर्मूला आ गया था। तो यहां से सर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, आप अगर देखो तो, कि A डॉट B बराबर AB cos थीटा, जहां पर थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात सर। इसको हम यहां से देखते हैं, तो कुल मिला के ये जो छोटा सा वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कॉस थीटा पर। बिल्कुल,
क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा में ए और बी वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां पर ये एफ है इसका मैग्नीट्यूड और ये डीएस है इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है या निगेटिव आने वाला है। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल जो है सिर्फ वही एक ऐसा पैरामीटर है जो ये आपको बता पाएगा कि उस गिवन फोर्स के वर्क का साइन क्या होगा। साइन क्या होगा। जैसे एग्जांपल हम ये ले तो जाहिर सी बात है कि ये आई फॉर इनिशियल एफ फॉर फाइनल, ये ब्लॉक यहां से फिसल के यहां गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो गया आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स इधर लग रहा है तो साफ साफ दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू 90 से कम है। तो यहां पर कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब जैसे ये टर्म पॉजिटिव होगा तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं नॉर्मल एमजी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं केवल इस फोर्स के वर्क डन की बात कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर इस फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात जी। सिमिलरली यहां फोर्स ऊपर लग रहा है, इसमें मान के चल रहे हैं हम लोग कि ये हवा में नहीं उड़ा है, इनिशियल और फाइनल का मतलब ये इधर से इधर डिस्प्लेस हुआ है। तो फोर्स है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट है इधर, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो फिर आप बोलोगे cos 90 जीरो होता है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स यहां पर हो जाएगा जीरो। सिमिलरली यहां पर थीटा जो है 90 से ज्यादा 180 से कम है तो वर्क डन बाय फोर्स है वहां पर आ जाएगा नेगेटिव। ये इक्वलिटी का साइन नहीं है, ये इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, उसको हटा दें। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कि हम यहाँ पे एफ की बात कर रहे हैं सिर्फ, अब आपको ये डाउट आ सकता है कि यार इस पे फोर्स अगर ऊपर लग रहा है तो ये आगे कैसे चला गया। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे इस गिवन ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया। हो सकता है कि इस गिवन ब्लॉक के ऊपर और भी फोर्सेस लग रहे हों, लेकिन मेरा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि मैं सिर्फ इस फोर्स का वर्क देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसकी चर्चा कर रहा हूं, ये आगे कैसे गया, इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे थे, उनके बारे में यहाँ पे हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। सर ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई, इससे मुझे एक बात और समझ में आई कि फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए आपको पहले भूलना सीखना पड़ेगा। भूलना सीखने का मतलब है 5-6 फोर्स लग रहे हो तो आपको बाकी फोर्स सारे फोर्स भूलने पड़ेंगे, आपको केवल उसी फोर्स पर फोकस करना पड़ेगा जो फोर्स लग रहा है, जिसका बेसिकली मतलब जिसके बारे में जिक्र किया गया, जिसका वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे फोर्स एफ ऊपर लग रहा है ना, तब आप इस पे फोकस नहीं करो एमजी किधर लग रहा है, नॉर्मल किधर लग रहा है, आप ये सब में डाइवर्ट मत हो, आप सीधा टू द पॉइंट रहो। भाई मुझसे एफ का वर्क डन पूछा है तो मैं देखूंगा एफ फोर्स किधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है। मतलब सिंपल सा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, जो फोर्स लग रहा है सिर्फ उस पर फोकस करो, उसी पे फोकस करो, बाकी को भूल जाओ। ब्लॉक आगे कैसे गया, क्या गया, वो क्वेश्चन में आपको या तो डेटा दिया होगा या फिर आप कैलकुलेट कर आगे बढ़े सर। हाँ सर, अब हम क्या है कि कुछ यहाँ पर फोर्स के बारे में और पढ़ने के लिए, जाहिर सी बात है जो वर्क डन आया था उसका किसी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट एनीथिंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पे कुछ केसेस ले रहे हैं, हर केस में हम लोग देखेंगे किस फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, किस फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सपोज ये लिया, इसको मैं बोल देता हूं म्यू इक्वल टू 0, फ्रिक्शनलेस है। ये 2 ब्लॉक सिस्टम में बहुत अच्छे से सर हम लोगों ने पढ़ा था। अगर बी की एफबीडी अपन बनाते हैं तो आगे लगेगा एफ, पीछे लग रहा होगा सर फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात, उतना जितना जरूरत होती थी वही पुरानी चीजें। ए की एफबीडी बनाते हैं तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा सर आगे। अब क्या है, सब जाहिर सी बात है इस पे आगे आप फोर्स लगाएंगे अपन तो ये आगे डिस्प्लेस करेगा। तो यहां गिवन नहीं है डिस्प्लेसमेंट किधर है, लेकिन डाटा से अपन समझ जाएंगे यहां पर कि जो है आगे डिस्प्लेस कर रहा है यहां पे। बिल्कुल। अब पूछे आपसे पहला सवाल कि वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो आप बोलना कि सर पहले ये बताओ किस पे वर्क डन पूछ रहे हो। मैंने बोला बी पर, तो बी पे अगर मैं फोकस करूं तो बाकी सबको भूल जाऊंगा, नॉर्मल एमजी फ्रिक्शन सब भूल जाऊंगा। बी पे कैपिटल एफ किधर लगा, आगे। बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है, आगे। तो इसका मतलब थीटा हो गया है 0, थीटा 0, कॉस 0 होता है 1। तो इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन बी इक्वल टू आ जाएगा पॉजिटिव।
देखो यहाँ पर आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि नीचे वाली सरफेस स्मूथ है और जैसे ही आपने बी ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो आज सिस्टम तो मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ये यहाँ पर ये आता है कि आपने ये कैसे मान लिया कि ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे वाली सरफेस हमने क्या ली है, स्मूथ ली है। तो अगर स्मूथ है तो गारंटी है कि ब्लॉक बी एज वेल एज ब्लॉक ए दोनों ही ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आगे के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको अब समझ में आ ही रहा है जी। तो अब हम साइन निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर हम फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो देखिए फ्रिक्शन बी पर किधर लगा, पीछे, डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे, तो फ्रिक्शन का वर्क डन बी पर तो हो जाएगा नेगेटिव, बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे है, एंगल हो गया 180 डिग्री, कॉस 180 -1 होता है। अगर हम ए की बात करें, ए पे फ्रिक्शन है आगे और इसका डिस्प्लेसमेंट भी है आगे, तो फ्रिक्शन का वर्क डन ए पर क्या आ गया, पॉजिटिव। मजे की बात यह है कि एक फोर्स का वर्क डन एक पे पॉजिटिव जा रहा है, दूसरे पे नेगेटिव जा रहा है। यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम आगे जाके कैलकुलेट करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी गिवन फोर्स का जो वर्क है उसका साइन क्या होगा। सर एक बार वाला एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बॉल है और ये बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस इंस्टेंट पर जब ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जो है उसका साइन क्या होगा, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है जी। और अगर ये ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो अभी 0 डिग्री है। और ये हम बात कर चुके हैं, अगर एंगल 90 डिग्री से कम होता था तो वर्क डन क्या होता था, पॉजिटिव होता था। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सर, इस बॉल को अगर मैं ऊपर फेंक देता, अगर इस बॉल की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होती जी, तो आपको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आज भी नीचे लग रहा होता। तो अगर आपसे अब मैं पूछता कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल बताओ क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा है ये एंगल 180 डिग्री हो जाता। अगर 180 डिग्री हो जाता तो cos 180 का वैल्यू आपको पता है नेगेटिव होता, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क है वो नेगेटिव आ जाता। तो सर इस वाले पार्ट को अपन अभी यहां से मिटा देते हैं। आप इसको जो है अपने प्रॉपर नोट्स के लिए दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं बात कर रहा हूं अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की, इसकी चर्चा हम बहुत आगे करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी ब्लॉक इस तरीके से मूव करे कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब नीचे आया तो पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव हो, क्योंकि mg इज ऑलवेज नीचे की तरफ। और हाँ बिल्कुल सही बात, वर्टिकली डाउन। हाँ, ये हमने काइनेमेटिक्स में देखा था, पत्थर ऊपर जाए तो भी mg नीचे लगता था, पत्थर लौट के जब नीचे आता था तो भी mg नीचे लगता था। बिल्कुल, ये अगला है सेम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। अभी हम लोग ये कैलकुलेट ये देख चुके हैं। ये वाला सर एग्जाम्पल अभी आपने उठाया था, और ये वाली चीज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी। बी पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा था और बी का डिस्प्लेसमेंट आगे था, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली ये हमारे हैं जीरो वर्क डन के एग्जाम्पल। जैसे ये हो गया है, ये मास है, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, आगे सपोर्ट पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है s। आपसे पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड द नॉर्मल फोर्स, तो mg लगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का आगे, तो इसका मतलब यहां पे थीटा की वैल्यू दिख रही है 90 डिग्री। अब इसमें सर ब्लॉक धीरे जाए, तेज जाए, एक्सेलरेटेड हो किसी वजह से, और जो है सपोज जाके मैं ऐसा बोलूं कि 10 मीटर पर सेकंड से जाए, 100 मीटर पर सेकंड से जाए, वर्क डन बाय mg जो आएगा यहां पर वो इतना ही आएगा, 0। बिल्कुल सही बात जी। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है तो गारंटी है कि उस गिवन फोर्स का वर्क तो 0 ही रहेगा। वो इस बात से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस टाइम इंटरवल में हो रहा है। इस बात को सर मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि जैसे कि यहां से ब्लॉक इधर तक आया और ये डिस्प्लेसमेंट रहा सपोज 5 मीटर। अब वो 5 मीटर 1 सेकंड में चले या वो 5 मीटर 50 सेकंड में चले, नॉर्मल और mg का जो वर्क है वो तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि एंगल 90 हो गया है। बिल्कुल। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल है, अभी अभी हम सर्कुलर मोशन पढ़ के निकले थे। सपोज मैं आपसे बोलूं, जैसे याद होगा आपको, एक हॉरिजॉन्टल फर्श पे हम लोगों ने रस्सी बांध के पत्थर को घुमाया था। पहला एग्जांपल जो सर्कुलर डायनेमिक्स का लिया था, वहां पे इधर टेंशन लगा करती थी और T बराबर mv²/r वाली इक्वेशन हम पढ़ के आए थे। अगर उस तरह के किसी क्वेश्चन में हम पूछे व्हाट इज वर्क डन बाय दैट टेंशन फोर्स, बिल्कुल, तो आप बोलोगे सर इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर होगा कहीं ds। सपोज पार्टिकल यहां से यहां गया है तो ds हो गया इधर, और जो टेंशन फोर्स लगा है इधर,
तो सर एंगल हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, तो वर्क डन बाई दैट फोर्स भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और खास बात इन केस ऑफ अ सर्कुलर मोशन, आपको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हमेशा ही जीरो आएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। और हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी वेक्टर और डीएस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। बिल्कुल सर। आगे बढ़े सर। जिधर वेलोसिटी होती है पार्टिकल उधर ही जाता है, उधर ही जाता है, उधर ही डिस्प्लेस होता है। अभी तक की हम चर्चा में अलग अलग फोर्सेस का जो वर्क था उसका साइन क्या क्या हो सकता है उसका डिस्कशन कर चुके हैं। बिल्कुल सर। अब हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स जब भी बोला जाए तो इसका मतलब एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही क्या है, दोनों कांस्टेंट है। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो आप उसे कांस्टेंट नहीं बोल सकते। तो मतलब आज हम कांस्टेंट फोर्सेस का जिक्र कर रहे हैं जी। तो वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता है, इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, डॉट इंटीग्रल ऑफ डीएस वेक्टर जी। और इंटीग्रल ऑफ डीएस वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल स्मॉल डीएस वेक्टर का हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं। बिल्कुल सही सर। तो समेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एस वेक्टर, दिस इज व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट। ये पॉलीगन लॉ वाला हिसाब है। बिल्कुल सही बात कि सपोज एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ds1 ds2 ds3, तो जब बहुत सारे वेक्टर होते थे तो पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करने वाला, मींस पहले की टेल और लास्ट की हेड्स को ज्वाइन करने वाला जो होता था वो नेट वेक्टर होता था। तो वही यहां पर आ गया है। तो आज के बाद जब भी किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क पूछा जाएगा तो हम उस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में कि अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप फॉर्म में दिए हुए हैं। अदरवाइज आप जानते हैं इसी एक्सप्रेशन को मैं एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख सकता हूं, एफ एस कॉस थीटा। जी, मैं इसको मिटा देता हूं सर। मतलब मुझे यहां से देख करके एक बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास तीन चीजें हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो मैं उस कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर पाऊंगा। जी सर। इसका मतलब यहाँ पे भी ये कॉस थीटा ही डिसाइड करेगा कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। हाँ जी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एस कॉस थीटा को अगर मैं एक साथ क्लब कर दूं तो ये आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक कोई पार्टिकल है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ये एफ, और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ एस, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल था थीटा। ठीक है। अब यहां पे देखना, एस कॉस थीटा की मैं बात कर रहा हूं, अगर इसको एक साथ क्लब कर दूं तो एस कॉस थीटा, अगर आप देखें ध्यान से, तो एस कॉस थीटा इस डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट है जो फोर्स की तरफ है। मतलब इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ एस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, अलोंग द फोर्स। अगर उसी चीज को कॉस थीटा को अगर मैं एफ के साथ क्लब कर दूं तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। जी। तो एफ कॉस थीटा को अगर आप ध्यान से देखें तो एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। जी। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर, एफ पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय एस, मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल, इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि कांस्टेंट फोर्स का जब भी हम वर्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो कंट्रीब्यूट नहीं ही करेगा इन केस ऑफ वर्क डन। ये आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, आगे जाकर के हमें दोनों अप्लाई करेंगे। मतलब किसी का भी कंपोनेंट किसी की तरफ, बिल्कुल हाँ, ये ऐसा रिजल्ट बनके तैयार हो गया है कि सपोज डिस्प्लेसमेंट का आपको कंपोनेंट दिख जाए फोर्स की तरफ तो भी बात सही है, या फोर्स का कंपोनेंट दिख जाए डिस्प्लेसमेंट की तरफ तो भी बात सही है। तो हमेशा याद रखना ये रिजल्ट है कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके से यहां पे पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, अ फोर्स ऑफ 21 न्यूटन एक्ट अलोंग दिस वेक्टर। मतलब एक फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट है उसे यहां से यहां डिस्प्लेस किया गया, मतलब ये उसका इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस गिवन 21 न्यूटन का जो वर्क है वो बताओ क्या होगा। तो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दिखाई दे रही है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट लिख दूं सर,
इसमें से इसको घटा दो। हाँ, दो में इसको से एस गया। एस वेक्टर लिख लेते हैं सर। हाँ सर, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहेगा जी नहीं जी। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे, दो में से एक गया, एक बचा आई कैप वाला। बिल्कुल सर। चार में से दो गया, दो बचा जे कैप वाला, और तीन में से पांच गया, -2 बचा के कैप वाला। के कैप। ये तो डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अब बात कर लेते हैं फोर्स की। आपको ये दिखाई दे रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 21 जी न्यूटन। हाँ। लेकिन मुझे फोर्स वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ। डॉट प्रोडक्ट तो तभी निकाल पाऊंगा सर जब मुझे फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखा हो। जी। तो अब आपको पहले फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। और सर ये वेक्टर में पढ़ते हुए आए हैं कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। जी। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। अब वो यूनिट वेक्टर की हेल्प आपको यहां से मिल जाएगी। जरा देखो ध्यान से, फोर्स का मैग्नीट्यूड 21 है। हाँ। और यूनिट, ये वेक्टर को अगर ध्यान से देखो, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका ये तो पूरा मैग्नीट्यूड वेक्टर है। 1 नहीं है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप देख पा रहे हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जी। तो ये √9 मतलब यहां से क्या आ जाएगा 3। तो ये 7 तो 14 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 7 k कैप। के कैप। अब आपका जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में आ चुका है। अब तो सवाल आपको ये समझ में आ रहा होगा ना इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड 21 दिया हुआ था और ये बताया गया था कि फोर्स इस वेक्टर के अलोंग लग रहा है। तो ये वेक्टर्स में हम पढ़ के आते हैं कि किसी भी वेक्टर को लिखने का ये तरीका होता है। अब सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो सिंपली अब डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करना है। डायरेक्ट वर्क लिख दो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। ये डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है आपको। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 14 प्लस 14 into 2 28 प्लस 7 -2 -14, इसका मतलब ये आ गया 28 जूल। क्लियर जी। आगे बढ़े सर। जी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर ये बहुत अच्छा सवाल है सर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक 10 kg का ब्लॉक है जो कि रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा गया है और इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना है 50 न्यूटन। जी। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है 0.4। जी। हमसे क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ओवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। जी। जब इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ, इस दौरान जितने भी इस पे फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का वर्क बता। तो सर सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया जाए। सर बना दें सर, ये बना देंगे इसका। हाँ सर नीचे सबसे पहले mg, बिल्कुल, क्योंकि अब तो सारे फोर्स दिखाने पड़ेंगे। ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, बिल्कुल, और पीछे लग रहा होगा हमारा पुराना वाला नीला वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू आपको पता है म्यू के इंटू एन के बराबर तो होगी। निकाल ही दूंगा यहाँ पर। हाँ, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के की वैल्यू कितनी सर 0.4 और नॉर्मल है 100, 100। तो ये डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 40 न्यूटन, बाकी आप निकाल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब वर्क डन लिखते हैं सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन बाय एफ की। तो आप देख पा रहे हैं जो फोर्स है 50 न्यूटन का वो आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही हुआ है जी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है जी। तो मैं यहां पे इस तरीके से लिख सकता हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट 50 और एंगल कितना था cos 0। तो ये वैल्यू यहां से आपकी कितनी आ जाएगी 250 जूल। बिल्कुल सही सर। अब हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। जी। फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है जी। तो अगर आप ध्यान से देखें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री हो गया। तो मैं यहां पर अगर प्रॉपर तरीके से लिखूंगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 और कॉस 180 का वैल्यू आपको पता है -1 तो ये वैल्यू आ जाएगी -200 जूल। क्लियर, आसान है। नॉर्मल और mg का वर्क आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं स्टार्टिंग में। 90 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट के, इनका वर्क डन हो गया 0। क्लियर सर। इसमें अगर हम पूछें कि व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब नेट वर्क डन पूछना चाह रहे हैं आप, तो इन सबको मैं मैथमेटिकली ऐड कर दूं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अगर आपसे पूछूं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हाँ, तो आप लिखोगे 250 -200, तो बेसिकली मैं डायरेक्ट लिखती हूं, यहाँ पे 50 आंसर आ रहा है 50 जूल है ना। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये 50 जूल आंसर आ जाए। ये बढ़िया बात बताई सर आपने। क्योंकि आगे जाकर के जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे होंगे जी, तो वहां पे हमें नेट वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। जी। ठीक है,
तो नेट वर्क डन मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का समेशन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि वर्क डन बाई नेट फोर्सेस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, वर्क डन की डेफिनेशन थी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, बिल्कुल सही है ना। तो बस एफ की जगह मैं एफ नेट यूज कर दूं, मतलब वही डेफिनेशन एज इट इज रहेगी। अगर नेट फोर्स कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ नेट का डॉट प्रोडक्ट डीएस के साथ एस वेक्टर हो जाएगा। हाँ, अब वो डीएस डीएस जुड़ के सर यहाँ पर एस वेक्टर। तो सर इसको एक बार यहां से वेरीफाई कर लेते हैं सर इस क्वेश्चन से। हाँ बिल्कुल सही बात आपने बताई कि जब भी हमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो आपके पास दो मेथड है कि उस गिवन बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्सेस का इंडिविजुअली आप अलग अलग वर्क निकालें और उनका समेशन कर दें जी। और एक मेथड जो सर ने बताया, दूसरा तरीका यह है कि उस गिवन बॉडी पे पहले आप नेट फोर्स निकाल लें जी और उस नेट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करें तो भी आपका आंसर यही आएगा। सर मैं एक जगह खाली कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ। यहाँ पे हम लोग ना इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देख रहे होंगे आप 50 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा है, 40 न्यूटन पीछे लग रहा है जी। नॉर्मल mg को कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स, तो जो नेट फोर्स है वो आगे के डायरेक्शन में 10 न्यूटन का है। 10 न्यूटन का आ गया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? 5 मीटर जी। तो अगर मुझसे नेट वर्क डन पूछा जाता जी तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे 10 × 5 मतलब मेरा वही आंसर आ जाता जो अभी आपने निकाला था पहले। मैच करेंगे सर। ठीक है, ये दोनों तरीके याद रखना क्योंकि कभी कभी आपसे सीधे नेट वर्क डन पूछा जाएगा तो वहां पे रेदर देन टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स आप सीधे नेट फोर्स कैलकुलेट करें और उस नेट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करें जी। इसका देख लेते हैं एक्सप्रेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सपोज मैं यहां पर एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि मान लो किसी गिवन बॉडी के ऊपर n फोर्सेस लग रहे हैं तो आपसे टोटल वर्क पूछा जाता तो सबका आप समेशन करते जो कि अभी हमने देखा था जी। मतलब इस तरीके से लिखते। अब आप देख पा रहे हैं डीएस डीएस सभी के लिए क्या होगा? सेम होगा। सही बात, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा ना। बिल्कुल, तो डीएस कॉमन बाहर आ जाएगा। तो F1 F2 F3 इन सबका अगर आप समेशन करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? एफ नेट बन जाएगा। और अगर कांस्टेंट है तो आप इसी एक्सप्रेशन। वही एक्सप्रेशन क्लियर? बिल्कुल। आगे हम यूज करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा।